नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10 की विषय गणित की प्रश्नावली 12 वृत्त, जिसको आप शुरू से छोटे मीडियम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5 स्टैंडर्ड से 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। तो वृत्त के बारे में पूरी जो जानकारी है, क्या उसकी रेडियस होती है, किस तरह से व्यास होता है, क्या त्रिज्यीय खंड होता है, उन सब के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 12 वृत्त में। देखिए, ज्यामिति की कोई भी आकृति बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, तो ये जो दीवार है ये हमें दीवार लग रही है, लेकिन ये भी बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। ईंट है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर ईंट बनी है। तो इसी तरह से एक वृत्त जो होता है, ये एक वृत्त बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके पूरा एक वृत्त बना है। ये है अपना वृत्त का केंद्र बिंदु। अब ये जो एक वृत्त है, ये समतल पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बंटता है। बहिर्भाग, इसका जो बाहर का भाग होता है वो बहिर्भाग कहलाता है। अंदर का भाग क्या होता है, अभ्यंतर कहलाता है। और ये जो गोल आवरण है इसको अपन परिधि कहते हैं। तो इसको जो 3 भाग हैं, एक तो बाहर का भाग है बहिर्भाग, अंदर का भाग कहलाता है अभ्यंतर, और तीसरा जो इसका भाग है वो है इसकी वृत्त की परिधि। 3 भागों में ये वृत्त बंटता है। तो जैसे केंद्र बिंदु है तो वो कहाँ स्थित है, वो अभ्यंतर में स्थित है। इसको अपन क्या बोलेंगे, वो अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है, जो चीजें वृत्त के बाहर है वो बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, परिधि पर है वो परिधि में स्थित है। अब देखिए, इस वृत्त से छोटी छोटी चीजें अपन पहले क्या सीखते हैं। ये वृत्त, ये जो गोल आवरण मैंने आपको बताया कि ये परिधि कहलाता है, जिसका सूत्र 2πr होता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। ठीक है, इस वृत्त के और इस वृत्त के एक बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए, वृत्त के एक बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो जो रेखा बनती है वो रेडियस कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर इसी रेखा को आगे खींच दिया जाए तो ये पूरी जो रेखा है वो क्या हो जाती है, व्यास कहलाता है। ये जो पूरी रेखा क्या कहलाती है, व्यास। अगर हमें इनकी परिभाषा देनी हो तो सीधी सी बात आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि केंद्र से ये जो गोल आवरण क्या कहलाता है, परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक इसी तरह से एक रेखा जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो और जो केंद्र से होकर गुजरती हो वो क्या कहलाता है, वो व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या और व्यास ये हो गया अपने। अब देखिए, अगर मैंने व्यास खींचा, ये एक मैंने व्यास खींचा, तो व्यास क्या करता है, वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो एक जो भाग है वो इसका क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। ये दूसरा भाग भी अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त, आधा वृत्त कहलाता है। और अर्धवृत्त की खास बात क्या होती है, अर्धवृत्त में बना कोण, आप अर्धवृत्त में कोई भी कोण बना दीजिए वो हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। लिख देता हूं मैं ये बात भी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त में आप कहीं भी कोई भी कोण बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, तो अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। आधे वृत्त में जो भी कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमने ये व्यास खींचा तो ये अर्धवृत्त में बंट गया। अब मान लीजिए मैंने इसको मिटा दिया, अब मैंने व्यास की जगह ये एक रेखा खींच दी। व्यास की परिभाषा थी कि वो हमेशा सेंटर पॉइंट से यानी कि केंद्र से होकर गुजरता है, लेकिन अब जो मैंने रेखा खींची वो केंद्र से होकर नहीं गुजर रही। इसका मतलब ये व्यास नहीं है। इसको हम कहते हैं जीवा। इस रेखा को हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। जीवा की खास बात क्या होती है,
कि ये जीवा जैसे जैसे केंद्र के निकट जाती है वैसे वैसे बड़ी होती जाती है, और जीवा जैसे जैसे केंद्र से दूर जाती है, ये दूर आ रही है तो छोटी होती जा रही है, ये केंद्र के पास जा रही है तो ये बड़ी होती जा रही है। लास्ट में बड़ी होते होते सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो जाती है? वृत्त का व्यास। व्यास से बड़ी कोई जीवा आप नहीं खींच सकते। व्यास भी एक्चुअली एक जीवा ही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये अपन ने कर लिया कि व्यास और जीवा ये क्या होते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट बात है वो ये समझें कि मान लीजिए अगर मैंने जीवा खींची, मान लीजिए मैंने ये जीवा खींची, तो जब मैंने व्यास खींचा तो वृत्त दो भागों में बंटा, तो अपन ने उसको अर्धवृत्त कहा। अब मैंने अगर जीवा खींची तो भी वृत्त दो भागों में बंटा, एक भाग बड़ा है एक भाग छोटा है। अगर आप व्यास के अलावा कोई भी जीवा खींचते हो तो भाग बराबर हो ही नहीं सकते, एक भाग बड़ा होगा एक भाग छोटा होगा। तो जो बड़ा और जो छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है, छोटा भाग कहलाता है लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा भाग कहलाता है वो होता है दीर्घ वृत्त खंड। ये इन दोनों के नाम है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने इसको क्या कहा, लघु वृत्त खंड, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, वृत्त यानी वृत्त खंड माने टुकड़े, यानी वृत्त के छोटे और बड़े टुकड़े करने। अगर मैंने ये केंद्र बिंदु है, इससे ये रेखा खींची, त्रिज्या खींची, एक और त्रिज्या खींची, अब भी क्या हुआ देखिए, वृत्त दो भागों में बंटा, एक और दो, लेकिन जीवा से नहीं बंटा। इस बार वृत्त किससे दो भागों में बंटा? इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, त्रिज्या से बंटा। किससे बंटा? त्रिज्या से। तो अब इसको अपन क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। अगर जीवा से वृत्त के दो भाग किए तो लघु और दीर्घ वृत्त खंड हो गया। अब ये अगर अपन त्रिज्या से इसके दो भाग करते हैं तो ये क्या हो जाता है? त्रिज्य खंड हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, कईयों के सस्पेंस में होता है कि त्रिज्य खंड क्या है, लघु वृत्त खंड क्या है। तो ये है। अब देखिए त्रिज्य खंड जो बंटा है, अब इसमें एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी। ये जो दिख रहा है ए बी टुकड़े होने पे, ये जो ए बी भाग है ना, ये क्या कहलाता है? ये चाप कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? चाप। चाप को कैसे अपन दिखाते हैं? इस तरह से ए बी, ये जो ए बी है ना, इसके ऊपर ये जो निशान है ना, ये वाला, ये इसके ऊपर कर दिया, इसका मतलब ए बी क्या है? चाप है। तो इस तरह से अपन चाप को शो करते हैं। अब देखिए जो 12.1 के छोटे छोटे प्रश्न है वो तो आप मेरे ख्याल से ऐसे समझ जाएंगे कि प्रश्न ले लेते हैं अपन। हाँ जी, खालिस्तान भरने हैं। वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र कहाँ स्थित होता है? बहिर्भाग में स्थित होता है कि अभ्यंतर में स्थित होता है? तो केंद्र हमेशा अभ्यंतर में स्थित होता है, तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा। वृत्त का केंद्र हमेशा अभ्यंतर में स्थित होता है। एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, देखिए एक वृत्त, ये केंद्र, ये एक रेखा खींची, ये त्रिज्या से ज्यादा है, क्योंकि त्रिज्या तो यहां तक होती, परिधि तक, त्रिज्या से ज्यादा है, तो ये कहां स्थित हुआ? बहिर्भाग में स्थित हुआ। ये बिंदु कहां मिला अपन को? बहिर्भाग में मिला। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो मैंने आपको भी बताया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। फिर है यदि एक चाप क्या होता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं, यदि व्यास के सिरे होते हैं तो निश्चित रूप से वो एक क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। अगर व्यास होता है तो मैंने आपको बताया कि दो भागों में जो बंटता है वो अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक वृत्त कौन से तीन तलों पर स्थित होता है? अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त की परिधि। तो 12.1 आपकी बहुत सरल थी। अब हम इस 12.1 में ही छोटे छोटे सवाल और लेते हैं। देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, प्रश्न नंबर 2 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई, इसकी एक जीवा की लंबाई हमें कितनी दी हुई है?
हमें इसकी एक जीवा की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल, आपके बोर्ड में जो छोटा वह भाग होता है उसमें आने लायक सवाल है कि एक वृत्त, तो अपन ने एक वृत्त बना दिया, अगले ने एक वृत्त का कहा था तो मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो ये वृत्त का क्या हुआ, केंद्र बिंदु हुआ, केंद्र को परिधि से मिलाया, ये त्रिज्या हो गई, ये जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है, और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये लीजिए अपन ने एक जीवा खींच दी, इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, ये जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है, ये जो दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है कि ये कितनी है। इसको हम नाम दे देते हैं, देखिए ये दूरी ज्ञात करनी है O से लेके M तक। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो पहली बात मैं यही लिखूं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये मैंने केंद्र से जीवा पे एक लंब डाला, लंब डालने का मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये जो जीवा थी AB, ये बराबर दो भागों में बंट गई, यानी कि AM बराबर MB आता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो भागों में बांटना, तो AM बराबर क्या हो गया, MB हो गया। चूंकि पूरी AB 10 सेंटीमीटर है, तो AM और MB कितने कितने सेंटीमीटर के हो गए, 5-5 सेंटीमीटर के हो गए। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, OM फाइंड करना है कि OM कितना है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज AOM क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। त्रिभुज है समकोण त्रिभुज AOM में। अब आपको इस त्रिभुज के अंदर उस रेखा को छोड़ दीजिए, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण आपको पता है इसमें 13 सेंटीमीटर है, आधार इसमें 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। और अगर इसमें लंब ज्ञात करना हो तो अपने पास अगर समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 5 का होल स्क्वायर प्लस लंब अपन को ज्ञात करना है। तो 13 इंटू 13 कितने हो गए, 169 बराबर 25 प्लस लंब का स्क्वायर। 25 को मैं पक्षांतर करके इधर लाता हूं तो 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 25 गए, 144 बराबर लंब स्क्वायर बराबर 144 है, तो लंब बराबर अंडर रूट 144 यानी कि 12, यानी कि जो लंब है केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो अपने 12 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक आकृति दी हुई है, इससे पहले एक वृत्त की दो जीवाएं, यह भी अच्छा सवाल है। तीसरा देखिए, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD, AB और CD जिनकी लंबाइयां 6 सेमी और 12 सेमी हैं, क्रमशः 6 सेमी व 12 सेमी है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के
समांतर है तथा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है, तथा केंद्र के एक ही ओर है। यदि AB और CD के बीच की दूरी, यदि AB व CD के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, शुरू से चलते हैं सवाल में। सवाल को अगर हम समझ लेते हैं तो हल बहुत आसान हो जाता है। तो एक वृत्त, तो देखिए जी, मैंने एक वृत्त बना लिया। आप भी शुरू से चलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें सवाल को। जब आप बोर्ड में परीक्षा देने भी जाएं तो सवाल को थोड़ा थोड़ा किस्तों में पढ़ें और वैसे वैसे आप काम करते रहें ताकि आपको वो समझ में आए। वृत्त की 2 जीवाएं, तो वृत्त की 2 जीवा खींचे, लेकिन वो केंद्र के एक ही ओर स्थित होनी चाहिए और वो दोनों जीवाएं अगले ने लिखा है कि समांतर होनी चाहिए। तो वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD, ये मैंने 2 जीवा खींच दी, एक AB और एक CD। इनको नाम दे देते हैं AB और CD। क्रम से 6 सेमी और 12 सेमी है। तो एक जीवा तो इसमें 6 सेमी है, एक जीवा इसमें 12 सेमी है। तो कौन सी 6 होगी, कौन सी 12 होगी? जो जीवा बड़ी होती है वो बड़े, मतलब उसकी साइज बड़ी है। ये जीवा छोटी है तो ये 6 की होगी। ये जीवा क्या होगी? यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर की। और दूसरी जीवा, ये जो जीवा है ये पूरी की पूरी यहां से यहां तक कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी। 2 जीवाएं हो गई 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक दूसरे के समांतर है तो अपन ने एक दूसरे के समांतर खींच ली, तथा केंद्र बिंदु के एक ही ओर है तो अपन ने, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु के एक साइड में स्थित है। एक और का मतलब होता है एक जीवा अपन ने केंद्र के उधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, ऐसा नहीं करना है। केंद्र बिंदु के एक साइड में होनी चाहिए। यदि AB व CD के बीच की दूरी, AB और CD, ये जो दूरी है बीच की वाली, ये जो दूरी, ये है 3 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, ये है वृत्त की त्रिज्या। ये मैंने O लिखा, इसको इससे मिला दिया, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त में चाहे आप असंख्य त्रिज्याएं खींच दीजिए, वो सदैव समान होती हैं। एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब हम आते हैं शुरू से। हमें इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज O, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं अपन N। नामकरण का आप ध्यान रखें, नाम जरूर देने हैं। N नाम दिया मैंने, इसको इधर लिख देता हूं। त्रिभुज ONA समकोण त्रिभुज, दूसरा OMC। यहां पर भी राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। यहां पर भी आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण है। चूंकि जो मैंने पिछले सवाल में बताया कि केंद्र से जीवा पर लंब है, 90 डिग्री का कोण है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 भागों में बांटता है। तो ये जो 6 सेमी त्रिज्या है, ये कितनी सेंटीमीटर हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। और ये जो 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, ये कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर इधर हो गई और 6 सेंटीमीटर इधर हो गई। ठीक है, तो ये अपन इसको अपन OM को अपन अक्ष मान लेते हैं। O से लेके M की जो दूरी है ना, वो मैंने क्या मान ली? अक्ष मान ली। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपन बारी बारी से कुछ नहीं करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज ले लेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। सिंपल। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OMC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMC में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है? कर्ण हमेशा ध्यान रखें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कुछ बच्चे शुरू से इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये समझते हैं कि जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है, उसको वो गलत कर लेते हैं। हमेशा जहां पे 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहां पर ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण हो गई। तो OC क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो कर्ण की जगह क्या लिख दूं मैं? OC स्क्वायर।
कर्ण OC हो गया। आधार, तो इस त्रिभुज में आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब, इस त्रिभुज में लंब कितना माना है अपन ने, x माना है, तो अपन क्या कर देंगे x का होल स्क्वायर, यानी कि समीकरण आई OC स्क्वायर बराबर 6 36 प्लस x स्क्वायर। ये पहले समकोण त्रिभुज की पहली समीकरण हो गई। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहां पे थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है ONA, समकोण त्रिभुज ONA में वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इस त्रिभुज में ONA में, ये है कर्ण, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कर्ण हुआ, तो OA स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या लिख दूंगा मैं, OA स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार ये है 3 है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है। अब लंब यहां से लेके यहां तक है इस त्रिभुज में, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की x थी और यहां से यहां तक की 3 थी, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इसकी दूरी आ गई। इसको अपन खोल लें तो OA स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस x प्लस 3 को x प्लस 3 से गुणा करेगा, यानी a प्लस b की होल स्क्वायर सर्व समीकरण लग रही है। a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसकी सर्व समीकरण होती है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये a मान लो, ये b मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस 3 3 9 यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2 और a क्या कर दूं गुणा x गुणा b क्या कर दूं 3, तो 3 दूनी 6x, तो यहां पर क्या हो गया 6x। तो ये अपन ने सर्व समीकरण को खोल लिया। आप इसको 6x प्लस 9 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो अपनी समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, अतः OC भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, तो OC बराबर OA, ये दोनों क्या होगी आपस में बराबर होगी। अब ये OA का मान है और ये OC का मान है, यानी कि ये दोनों तो आपस में क्या है बराबर है। तो हम समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे ये आपने यहां से कर देते हैं, तो इनको बराबर करते हैं। OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर हो गया। तो OC का मान क्या है 36 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या कर दूंगा 9 और 9 क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे 18 कर सकते हैं अपन। तो 18 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया क्योंकि बराबर का निशान बीच में है, दोनों साइडों में प्लस है। अब 18 को इधर भेज देते हैं, तो 6x बराबर 36 माइनस 18, 6x बराबर 36 में से 18 गए 18। अब x बराबर 18/6 यानी कि 3। x का जो मान आया वो कितना आया 3 आया। तो यहां पे x कहां है, ये है जी x। तो यहां x की जगह में क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, यानी कि ये जो दूरी 3 है। लेकिन हमें फाउंड क्या करना था, ज्ञात क्या करना था वृत्त की त्रिज्या। जब आपके पास लंब है आधार है तो कर्ण तो ज्ञात करना है, त्रिज्या तो यही है। तो आप वापस से पाइथागोरस पर में या समीकरण नंबर 1 इसमें मान रख सकते हैं जो अपन ने पहले समीकरण बनाई थी। तो देखिए त्रिभुज OMC में कर्ण क्या है OC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर 36 प्लस 9, तो OC स्क्वायर बराबर 45, OC बराबर √45 इसका आंसर आ गया। यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो √45 होगी। अगर आप चाहें तो 45 के भी टुकड़े करके ऐसे लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड करके, जो मैंने आपको बताया था पहले। दोबारा बता देता हूं कि आपने यहां पे लिखा 45
3 का भाग जा रहा है, आप इसमें दो 15 बार गया, फिर 3 का भाग 5 बार गया, फिर 5 का भाग 1 बार गया। तो जो अंडर रूट 45 थे इसके टुकड़े हुए 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, यानी कि 3 अंडर रूट 5। इसकी त्रिज्या कितनी हुई? 3 अंडर रूट 5 इसका आंसर आ गया। ये था अपने दो त्रिज्याएं अगर जीवाएं एक ही साइड में स्थित हो। नेक्स्ट करते हैं एक आकृति दी हुई है 4 नंबर सवाल में। आकृति में दो समान जीवाएं, दो समान जीवाएं AB और CD, AB व CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए चाप DA बराबर चाप CB। चाप के बारे में भी मैंने आपको स्टार्ट किया था, तब बताया था कि चाप क्या होता है। आकृति क्या दी है वो देख लीजिए। ये एक वृत्त दिया हुआ है और ये दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस जीवा का नाम AB है, इस जीवा का नाम CD है, और बीच में अपने ये केंद्र बिंदु है जिसका नाम O है। अब देखिए, हमें यह कहा गया है कि दो समान जीवाएं, तो हमें दिया हुआ है AB बराबर CD, दो जीवाएं समान हैं। ठीक है, अगर जीवाएं समान हैं तो उनके चाप भी समान होंगे, सीधी सी बात है। अगर AB और CD जीवा है तो ये जो इनके चाप है और इसका जो चाप है, ये चाप भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं AB चाप AB बराबर क्या होगा? चाप CD होगा। BA चाप है और इधर क्या है आपका? ये जो AB का चाप और ये दोनों चाप क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो BD चाप है यहां से लेके यहां तक का, ये इन दोनों के अंदर आता है। यहां से देखिए AB का ये चाप है और CD का ये चाप है। ये जो DB चाप है ये दोनों के अंदर आ रहा है, तो दोनों में आता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। गणित की भाषा में उसको अपन उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा BD चाप BD बराबर BD, कारण क्या लिखूंगा? उभयनिष्ठ। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है? DA बराबर CB, DA बराबर CB। तो दोनों में से आप चाप BD घटा दीजिए। ये जो दोनों चाप है इसमें से क्या करेंगे? BD चाप घटा देंगे। BD चाप BD दोनों में से घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा? AB माइनस BD बराबर CD माइनस BD। AB में से BD गया, AB में से BD गया तो क्या बचा? AD बचा या DA बचा, बराबर CD में से BD गया, ये CD में से BD गया तो क्या बचा? CB या BC बचा। यही हमको सिद्ध करना था। तो इससे सिद्ध हुआ कि चाप ये DA और CB आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले एक और प्रश्न है
5वां प्रश्न है, एक आकृति दी हुई है, फिर से आकृति जिसमें क्या है, ए बी व सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। ए बी व सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, उल्टा T होने का मतलब है लंब है 90 डिग्री का कोण है। OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। तो क्या ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोण OMN बराबर होगा कोण ONM के। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले मैं आकृति बना देता हूं ताकि आपको फिर आसानी से यह सवाल समझ में आ जाएगा। ये अपना एक वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है। AB व CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं, तो इसमें दो जीवाएं दी हुई है जो समान है, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है AB, और दूसरा क्या है CD। अब ये अपना केंद्र बिंदु है। ये देखिए ये लंब है, CD पे लंब कौन है, OM लंब है AB पर। ये OM लंब हो गया AB पर और ON लंब हो गया, ये O है, ON लंब हो गया CD पर। ये हमारा डायग्राम है। अब इस चित्र से सवाल को समझते हैं। AB व CD दो बराबर जीवाएं हमने बना दी, ध्यान से समझें। वृत्त का केंद्र बिंदु O है, तो ये वृत्त का केंद्र बिंदु O हो गया। OM लंब है AB पर, तो ये अपन ने OM एक लंब खींचा, यानी कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, लंब होने का मतलब है। और ON लंब है CD पर, ON लंब हो गया CD पर, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो क्या सिद्ध करना है, कोण OMN। OMN कौन सा हुआ, OMN, यानी कि ये जो कोण है OMN, इसके बीच में इसको भी आपको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि OMN बता रहा ना, ये लीजिए, ये अपन इसको मिला दिया कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अपन को ये प्रूव करना है। तो इस बात को समझिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अपन को पता है। यानी अगर ये लंब है तो MB और MA तो बराबर है। दूसरी बात जरूरी क्या आपको इसमें नोट करनी है कि समान जीवाएं हमेशा केंद्र से समदूरस्थ होती है। इसी एक लाइन से यह सवाल हो जाएगा कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो चूंकि अगले ने दे रखा है कि AB व CD वृत्त की समान जीवाएं हैं, अगर ये जीवाएं समान हैं तो ये जो दूरी है केंद्र से ये बराबर होगी। अतः हम लिखेंगे OM बराबर है ON के। OM बराबर क्या हुआ, ON के। ये दोनों जो भुजाएं हैं वो इक्वल है। अगर ये दोनों भुजाएं इक्वल है तो ये जो OMN क्या है, ये एक त्रिभुज है। अतः त्रिभुज OMN क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों अभी समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो गई तो यह त्रिभुज तो समद्विबाहु त्रिभुज ही हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो अगर दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। कौन से दो कोण समान होंगे, जो समान भुजाएं हैं उनके सामने वाले कोण। तो ये दो भुजाएं समान है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण तो ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हुए। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण OMN बराबर कोण ONM। ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः
समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे। अतः कोण OMN बराबर कोण ONM, यही हमें सिद्ध करना था। अपना नेक्स्ट सवाल है 7वां। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं, तो मैंने दो जीवाएं बना ली AB और ये एक CD, दो जीवाएं हैं। ये इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेमी, ये जो AB है ये 10 सेमी है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है तो ये बराबर दो भागों में बंट गई, 5-5 सेंटीमीटर में बंट गई। यहाँ पर ये लंब हो गया, ये भी 90 डिग्री का लंब हो गया, क्योंकि जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब CD बराबर 24 है, ये पूरी 24 है, तो ये भी 12 हो गई और ये भी 12 हो गई। AB समांतर है CD के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, यानी AB और CD के जो बीच की दूरी है वो पूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। पूरी यहाँ तक है ये 17 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गई अपने वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। फिर हमको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, ये OQC और OPA, ठीक पिछले सवाल की तरह हमें उसमें भी दो समकोण त्रिभुज मिले थे, इसमें भी आपको दो समकोण त्रिभुज मिले हैं। तो दोनों समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और दोनों की वैल्यू आपको पता है बराबर रहेगी। एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको अपन ने यहां से यहां तक अक्ष माना है। क्या माना है, अक्ष। पूरी कितनी है, 17। तो Q और OQ की दूरी कितनी होगी, 17 माइनस अक्ष हो गई, ये ध्यान रखें। ये OQ का जो लंब है, इस त्रिभुज में जो लंब है वो 17 माइनस अक्ष हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पहले हमने त्रिभुज लिया OPA, समकोण त्रिभुज OPA में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है अक्ष, तो अक्ष का स्क्वायर। तो अपने पास पहली समीकरण क्या आई, OA स्क्वायर बराबर 25 प्लस अक्ष स्क्वायर, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे OQC, समकोण त्रिभुज हम दूसरा लेते हैं OQC में। OQC में देखिए क्या होगा, वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका इसमें क्या दिया है OQC में, OC स्क्वायर है, तो कर्ण की जगह हम लिख देंगे OC स्क्वायर बराबर आधार है इसमें 12 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 17 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, 17 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, ये इसमें आपका लंब आ गया। इसको खोल लेते हैं अपन। OC स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 144 आ गया, प्लस इसको खोलेंगे अपन तो आएगा 289 माइनस 34 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व समीकरण लगाइए, ठीक है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस बी का सर्व समीकरण लगाइए ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो A स्क्वायर यानी 17 गुणा 17 289, बी स्क्वायर यानी अक्ष माइनस अक्ष गुणा माइनस अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर, और 2AB में अपन ने दे दिया कि क्या है अपने पास 34 अक्ष, 17 को 2 से गुणा करके अक्ष से गुणा कर दिया तो माइनस का 34 अक्ष। ये अपने समीकरण नंबर हो गई 2, या आप चाहो तो 289 और 144 को जोड़ दीजिए यहीं पे ही, तो OC स्क्वायर बराबर आपके क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं 433 माइनस 34 अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर, यह हो गई आपके समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण एक यह है, समीकरण दो यह है। चूंकि ओ ए स्क्वायर भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ सी स्क्वायर भी वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की सभी जीवाएं समान होती है, तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर, ओ सी ये रहा, ओ सी का मान ये रहा, ओ ए का मान ये रहा। आप पहले इधर ओ ए लिखना चाहे तो ओ ए स्क्वायर कर दीजिए, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, क्योंकि आपने पहले वो समीकरण लिए है। तो ओ ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, 25 प्लस x का स्क्वायर बराबर, दूसरी समीकरण आएगी ये 433 माइनस 34x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर फिर इसमें कट गया, क्योंकि दोनों में निशान इक्वल थे, बीच में बराबर है। अब 34x को तो इधर ले आए और 25 को इधर भेज दे, संख्या की तरफ चली जाएगी, 34x इधर आ जाएगा, तो 34x तो प्लस का हो गया, 433 माइनस क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे आपके। अब देखिए 34x बराबर 433 में से 25 गए, आपके बच गए 408। तो अब x बराबर क्या करेंगे, 408 बटा 34। तो आपके पास x का मान आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो भाग कितनी बार गया, 12 बार। तो x की वैल्यू क्या आई, 12 आई। तो x कौन है, ये रहा। यहां पर हम क्या कर देंगे, 12। अगर ये 12 है तो अब अपन को इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आधार 5 है, लंब 12 है और कर्ण ज्ञात करना है। इसका मतलब यही हुआ। तो वापस से अपन त्रिभुज OPA में क्या करेंगे, त्रिभुज OPA में देखिए कर्ण यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, OA स्क्वायर बराबर 169, OA बराबर अंडर रूट 169 और OA बराबर कितना उत्तर आ गया, 13। यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर होगी, ये भी 13 होगी। तो ये अपने हुआ इसका इसी टाइप का दूसरा सवाल है। अगला सवाल है 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में, यह है अपना 8वां सवाल। दस सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई, दो समांतर जीवाओं की लंबाई है 12 व 16 सेंटीमीटर, 12 सेमी व 16 सेंटीमीटर है। AB और CD के AB व CD के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो और दूसरा जीवाएं केंद्र से विपरीत हो, ये दो बातें हैं। एक ही प्रश्न में दोनों प्रश्न पूछ लिए कि अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र से एक ही ओर स्थित हो तो, और एक केंद्र के अगर विपरीत स्थित हो तो देखिए क्या करना है अपन को करना क्या है,
ए बी व सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं कि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। अगर एक ही ओर निकालेंगे ना तो विपरीत का, तो फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो विपरीत अपने आप आ जाएगी। ये मैंने दो जीवाएं खींची, ए बी, वैसे ही चित्र है जैसे अपन ने पीछे बनाया था। ये केंद्र बिंदु है, ये लीजिए, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इसको नाम ओ दे दिया। ठीक है, अब इनकी देखिए दूरी देखते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के एक इस बार त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये त्रिज्या भी कितनी हो गई, यहां से यहां तक पूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। 10 सेमी त्रिज्या वृत्त में दो समांतर जीवा की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है। तो छोटी जीवा है वो उसकी लंबाई छोटी होगी, बड़ी जीवा की लंबाई बड़ी होगी। तो 12 सेमी नीचे वाली होगी, यानी कि ये दोनों क्या हो गए 6-6 सेंटीमीटर की होगी। और 16 यानी कि ये दोनों यहां से यहां तक 8-8 सेंटीमीटर की हो गई। अपन इसको नाम दे दें तो एम और एन अपन ने इसको नाम दे दिए। अब इसमें भी आपके पास समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ओ एम सी और ओ एन ए, दो समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों के हिसाब से वापस से अपन मान रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पहले अपन समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला ओ एन ए समकोण त्रिभुज ओ एन ए में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है 8, कर्ण 8 नहीं है 10। कर्ण क्योंकि ये तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कर्ण क्या है 10 का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है ओ एन का स्क्वायर। लंब क्या है अपने पास ओ एन का स्क्वायर है। तो यहां पर हो गया 100 बराबर 36 प्लस ओ एन का स्क्वायर हो गया। अब अपन इसको निकालेंगे, ओ एन को तो 36 इधर चला जाएगा। तो ओ एन का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। अब 100 में से 36 गए अपने 64 आ गए। कितने आ गए 64 आ गए। अब ओ एन बराबर अंडर रूट 64 यानी 8 सेंटीमीटर। ओ एन की जो दूरी है ओ से लेके यहां तक, ओ एन की जो दूरी वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई पूरी, यहां से लेके यहां तक। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं अपन, ओ एन बराबर 8 आया है। अब यहीं पे अपन दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, वो है अपना ओ एम सी त्रिभुज। ओ एम सी में अब ओ एम सी जो त्रिभुज है इसमें देखिए अपन करते हैं वापस से, कर्ण क्या है 10 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसमें, ये जो आधार है वो 8 है, यहां से यहां तक आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया लंब हो गया। तो 100 बराबर 64, 8 घंटा 64 प्लस लंब स्क्वायर हो गया। अब 64 को अपन इधर भेज दें तो क्या होगा लंब स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, लंब स्क्वायर बराबर 36 और एल बराबर अंडर रूट 36 यानी कि 6। ये जो अपने पास आया लंब किसका, ये लंब क्या है यहां पर इस ओ एम सी में लंब ओ एम था, यानी कि ओ एम है, ओ एम बराबर 6 आ गया। यहां से यहां तक 6 है दूरी, और ये पूरी दूरी क्या थी ओ से लेके एन तक, ये पूरी दूरी 8 थी। तो यहां से यहां तक अगर पूरी दूरी 8 है और ये दूरी अपनी 6 है, तो ज्ञात क्या करना था जीवाओं के मध्य की दूरी। तो जीवाओं के मध्य की दूरी तो एम एन है, तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन कितना है 8 है, ओ एम कितना है 6 आया था। तो एम एन यानी जीवाओं की दूरी कितनी आ गई 8 माइनस 6, 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसकी अभी जीवाएं अगर विपरीत हो तो हमें क्या करनी है, तो आप इन 6 और 8 को जोड़ दीजिए। अगर जीवाएं विपरीत हो, विपरीत साइड में और पूछा ना अपन को, विपरीत साइड में होगी तो क्या हो जाएगी 6 प्लस 8 यानी कि इनके जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ने से इनकी विपरीत जो दूरी है बीच की दूरी है वो हमारे सामने आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी, 9वां प्रश्न है। एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD दिया हुआ है, कि AB बराबर CD। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD। AC बराबर BD ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये वृत्त है, ये अंदर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है A B और ये C और ये D। AB और CD बराबर दी हुई है, ये और ये दोनों बराबर हैं, दिया हुआ है। ये इसके विकर्ण हो गए। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है, AB और CD। दिया हुआ है AB बराबर CD। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर, ये एक चतुर्भुज ABCD, ये इसके ऊपर एक शीर्ष पर वृत्त है, यानी कि चारों शीर्ष भुजाओं को ये स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार स्थित है कि AB और CD बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो हमें सिद्ध करना AC बराबर BD। अब AC कौन सी भुजा, ये है, और BD कौन सी है, विकर्ण है दोनों। ये विकर्ण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों भुजाओं पे अपन ये चाप DA दोनों साइडों में जोड़ देते हैं, चाप DA, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि AC और BD आपस में विकर्ण है जो बराबर है। तो हम इनमें जोड़ते हैं। जो AB चाप है, अगर ये भुजाएं बराबर है तो चाप AB बराबर होगा चाप CD के। अगर भुजा बराबर है तो उनके चाप भी बराबर हुए आपस में। अब हम इसमें दोनों पक्षों में क्या जोड़ रहे हैं, चाप DA जोड़ रहे हैं। दोनों पक्षों में चाप DA जोड़ने पर, तो चाप AB हमारे पास दिया हुआ है, चाप AP बराबर चाप CD। तो AB प्लस चाप DA बराबर CD प्लस चाप DA। हम गणित में दोनों साइडों में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो AB और CD, AB और DA जोड़ेंगे तो देखिए A और B का चाप यही तो हुआ। AB चाप में क्या जोड़ा, DA, तो DA यानी कि ये हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया। ये पूरा का पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, BD के बराबर हो गया। यहां से लेके यहां तक किसके बराबर हो गया, ये BD के बराबर हो गया। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BD बराबर CD। तो CD ये है, यहां से शुरू है CD, ये है CD, और फिर प्लस चाप DA। तो DA यानी कि ये हो गया, यहां से लेके ये पूरा हो गया, यहां से लेके यहां तक का मतलब किसके बराबर हुआ, ये SC के। तो यहां पर अब इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, SC। अब यही अपन को सिद्ध करना था कि BD बराबर SC। तो ये अपने पास क्या आ गया, BD बराबर SC। ये इससे सिद्ध हो जाता है। ये अपना था 9वां सवाल। तो ये थी हमारी प्रश्नावली, वृत्त के बारे में संबंधित थी। हमने त्रिकोणमिति की, वृत्त की, बिंदुपथ की, जितनी भी प्रश्नावलियां की है, वैदिक गणित की, आप इन सभी प्रश्नावलियों को हमेशा रिवीजन करते रहें, इनका अभ्यास करते रहें। बहुत ही थोड़े समय में अपनी बहुत सारी प्रश्नावलियां, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपको बता दिए गए हैं, और बाकी बची हुई प्रश्नावलियों के भी बता दिए जाएंगे। बस जरूरत है आपको घर पे मन लगा के पढ़ने की, इन वीडियोज को देखने की, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करने की। धन्यवाद।